जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात। दिल्ली में हुई दोनों की मुलाकात। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने किया गजा में जारी तनाजे पर तशवीश का इजहार। कहा, मरकजी हुकूमत क्यों है खामोश। मीरवाइज को दोबारा जामा मस्जिद जाने से रोकने का भी उठाया मामला। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की बूथ पब्लिक डायलॉग मुहिम हुई शुरू। पार्टी को बूथ लेवल पर मजबूत करना है मकसद। बीजेपी कारकुन लोगों को मरकजी हुकूमत की स्कीमों के बारे में करें आगाह। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने उठाया आशा वर्कर्स का मसला। कहा, आशा वर्कर कर रही हैं सख्त मेहनत। रेगुलर करने और दीगर मुतालबात को पूरा करने पर दिया जोर। हिमाचल प्रदेश के वजीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर लगाया इल्जाम। कहा, तबाही के दौर में बीजेपी लीडर कर रहे हैं सियासत। बीजेपी लीडर वजीर आजम मोदी से रिलीफ पैकेज मांगने की नहीं जुटा पाए हिम्मत। महासंग्राम 2024 के साथ मैं मुनाज़ा शाह। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने आज बूथ जनसंवाद मुहिम शुरू कर दी है। पार्टी हाईकमान की हिदायत पर जम्मू कश्मीर में बूथ सतह पर पार्टी को मजबूत करने के मकसद से यह मुहिम शुरू कर दी गई है। इस मुहिम के तहत बूथ लेवल पर बीजेपी के कारकुनों ने कई तकरीबात मुनक्किद की और लोगों को मोदी हुकूमत की गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान शुरू की गई मुख्तलिफ स्कीमों से आगाह किया गया। तो आपको बता दें कि अब जबकि लोकसभा के इंतखाबात नजदीक है, ऐसे में तमाम तर पार्टियां जहां इंतखाबात की तैयारियां कर रही हैं, बीजेपी ने बूथ लेवल पर लोगों तक पहुंचने की तैयारियां भी शुरू कर दी है। ये मुहिम आज से शुरू कर दी गई है। हमारे नुमाइंदे राजन वैद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन, बीजेपी ने जो मुहिम शुरू की है बूथ लेवल पर लोगों के साथ जुड़ने की, इस हवाले से कई प्रोग्राम मुनक्किद किए गए हैं। किस तरह के ये प्रोग्राम है और कैसे कोशिश की जा रही है बीजेपी को लोगों के साथ जोड़ने की? जो कुछ काम 9 सालों में बीजेपी की तरफ से हुए हैं, लोगों को किस तरह से उन कामों के बारे में आगाह किया जा रहा है? देखिए मुनज़्ज़ा, इस बूथ जनसंवाद की शुरुआत करने के पीछे 2-3 अहम मकसद हैं बीजेपी के। सबसे पहला मकसद ये है कि जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो पिछले 9 साल में जन कल्याण स्कीमें आई, उसका कितना फायदा आम लोगों को ग्रास रूट लेवल पे मिला है या नहीं मिला है, इसका फीडबैक लेना है। और दूसरी बात है, सजेशन लेने हैं, क्योंकि हमने देखा हर जगह एक सजेशन बॉक्स लगाया गया था जो बीजेपी के वर्कर्स थे, और उसका मकसद ये था कि कई लोग, उनका कहना था कि खुल के अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, अपने जो नेता हैं, उनके बारे में नहीं बोल पाते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये जो सजेशन बॉक्स इसलिए लगाया है ताकि लोग अपनी फीडबैक भी उनको दे पाएं कि कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिसका जो फायदा उन तक नहीं पहुंच पाया, क्या क्या हर्डल्स उनके सामने आए। और तीसरी जो सबसे अहम वजह है कि बीजेपी ये जानती है कि जब उनका लोकसभा में मुकाबला होना है इस दफा, तो इंडी अलायंस से जुड़े हुए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं ने पहले ये साफ कर दिया है कि इस दफा भी वो मिल के ही, जितनी तमाम पार्टियां हैं वो मिल के ही जो है इस इलेक्शन में उतरेंगी। तो ऐसे में अब बीजेपी ये चाहेगी कि अभी से जो उनके बूथ लेवल का वर्कर है उसको मजबूत किया जाए। बूथ लेवल का जो वर्कर है वो जो जब वोटिंग हो वो वहां पे मजबूत होगा। राजन, तो जो कोशिश बीजेपी की बल्कि पहले से ही रही है कि बूथ लेवल पर अपनी पार्टी कैडर को मजबूत ऐसे हैं, और जो कि जिसमें बताया गया है कि कौन कौन सी ऐसी जन कल्याण की योजनाएं हैं जो पिछले 9 साल में लागू की गई और उसका फायदा क्या है, आम जनमानस को उसका फायदा क्या पहुंच सकता है। और ये बताया गया कि जो उसमें 370 भी हमने देखा इन्वॉल्व थी, और ये भी बताया गया है कि जो 370 को हटाना जम्मू कश्मीर से ये एक ऐतिहासिक कदम था जो केवल जो मोदी सरकार है वही कर सकती थी, क्योंकि ये उनके एजेंडे में था और ये उन्होंने एक वादा किया था जम्मू कश्मीर के लोगों से, जिसको फुलफिल किया गया। उसके साथ साथ उज्ज्वला योजना है और हर नल पे जल जो है, इस तरह की योजनाएं हैं। और ये भी बताया गया उसमें कि जो अंतिम गांव है जहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करना है
है, जहां तक बिजली पहुंचानी है वो भी जम्मू कश्मीर में पहुंचाई गई है। ऐसे कई जो है उसमें ब्रोशर्स में जो पैम्फलेट्स हैं उसमें लिखा हुआ है कि जो हेल्थ केयर है, एम्स जो है जम्मू में भी और कश्मीर में भी बनाया है, IIT बनाए हैं, जो IIM बनाए हैं। तो इस तरह से को चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो पॉलिटिकली हो, तो हर तरीके से जो है बीजेपी ने जो वादे किए थे लोगों से 2019 में वो मुकम्मल किए हैं। और जब 2024 का जो चुनाव आएगा तो ऐसे में हमने लोगों से भी बात की, जो लोग आम जनमानस जो इस जनसंवाद अभियान के साथ जब जुड़ा तो उनका कहना था कि हम आश्वस्त हैं क्योंकि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसका तो फायदा उनको मिला है, लेकिन कुछ खफा लोग दिखे जो यहाँ जिस तरह से पहले से ही जैसे स्मार्ट मीटर का इशू है या प्रॉपर्टी टैक्स का इशू है उसको लेकर कुछ लोग खफा है। लेकिन उनका कहना है कि ये जो लोकसभा इलेक्शन है इसमें जो नेशनल इश्यूज हैं वो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो 370 एब्रोगेट हुआ है उससे जो है कहीं ना कहीं यहाँ जो डेवलपमेंट और विकास की जो नई दशा और दिशा देने की बात की जा रही थी, ऐसा उनको लग रहा है कि नई फ्लाईओवर्स जो हैं और नए रोड कनेक्टिविटी बढ़ी है और उसके साथ हालांकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ जो है वो ध्यान देना होगा सरकार को। लेकिन जो ये बूथ जनसंवाद अभियान है ये बहुत ही अग्रेसिवली जो है बीजेपी की तरफ से चलाया गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बूथ लेवल पर लोगों से कनेक्ट करने की जो ये मुहिम बीजेपी ने शुरू की है तेजी से और बहुत ही स्ट्रांगली इसको किया जा रहा है। ऐसे में आपने बात की कि लोगों से जो आपका इंटरेक्शन हुआ है, जो बातचीत हुई है उसमें ये सामने आया कि हालांकि कुछ इश्यूज ऐसे रहे हैं बीजेपी के भी, खासतौर से जम्मू में जहां पर नाराजगी देखी गई लोगों के बीच में, लेकिन लोगों का ये कहना है कि नेशनल इश्यूज को वो प्रेफर करते हैं, प्रेफरेंस दे रहे हैं जब लोकसभा की हम बात करते हैं, जब लोकसभा इलेक्शंस की हम बात करते हैं। ऐसे में इस बार के लोकसभा इलेक्शंस के हवाले से जो अहम मुद्दे नेशनल लेवल पर है लोगों के नजर में वो क्या कुछ है? देखिए, सबसे अहम जो मुद्दा है वो ये है कि जो पाकिस्तान की तरफ से पहले जो बॉर्डर के इलाके हैं, क्योंकि जम्मू जो सूबा है उसमें ज्यादातर LOC और IB से सटे हुए इलाके हैं और वहां पहले पाकिस्तान की तरफ से जो गोले आते थे, जो गोलियां चलती थी, रात को सोना तक मुश्किल होता था, जो किसान है वो किसानी नहीं कर पाते थे। उनका कहना है कि जो सीज फायर हुआ उसकी वजह से उनको राहत मिली है। ये एक नेशनल इशू है जो काफी बड़ा इशू था। अब लोगों को राहत है, लोग किसानी भी कर पाते हैं और अब LOC भी शांत है और IB भी शांत है। जिस तरह से पहले पाकिस्तान की तरफ से गोलियां चलती थी अब वो शांत है। उसके बाद सबसे अहम इशू है कि 370 एब्रोगेट होने के बाद जो जिस तरह से यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाए गए हैं और जो लोग यहाँ पे पिछले 15 साल से रहते आए थे लेकिन उनको हक नहीं थे उनके, वो उनको हक मिल रहे हैं। वाल्मीकि समाज एक ऐसा समाज है, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज एक ऐसा समाज है, इसी तरह गोरखा समाज है। कई ऐसे लोग हैं जिनको उनके हकों से महरूम किया गया था लेकिन अब उनको उनके हक मिले हैं। ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि आने वाले लोकसभा चुनावों में सबसे अहम होंगे और यही इश्यूज हावी रहेंगे। लेकिन जब असेंबली के चुनाव आएंगे तब यही पानी, बिजली, सड़कें, ये इश्यू जो है वो सामने निकल के आएंगे। लेकिन अभी जो है बीजेपी भी हमने देखा है जो बूथ जनसंवाद है उसके माध्यम से जो पैम्फलेट्स बांटे गए हैं लोगों में, उनमें ज्यादातर जो है इश्यूज हैं वो यही हैं कि जिस तरह से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जितनी भी हैं वो किस हद तक लागू की गई हैं, चाहे PMAY के तहत मकान बनाने की स्कीम हो, चाहे वो उज्ज्वला स्कीम हो, चाहे जल पहुंचाने की स्कीम हो, बिजली पहुंचाने की स्कीम हो, जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसका जो है उसके बारे में लोगों को अवगत करवाया गया है। उसको ये कहा गया है कि जो इस वक्त बीजेपी सेंटर में गवर्नमेंट है वही जो लोगों की आकांक्षाएं हैं उस पे जो है वो मुकम्मल कर सकती है। लोगों को विश्वास एक दफा फिर से 2024 में जताना चाहिए क्योंकि अब बीजेपी का जो मुकाबला जम्मू में है वो केवल क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में क्योंकि तमाम पार्टियां इकट्ठे आ रही हैं तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं बीजेपी की टक्कर तमाम उन पार्टियों से होगी। तो अपने कैडर को मजबूत करना, स्ट्रेंथन करना बूथ लेवल पे ये बहुत अहम हो जाता है क्योंकि जो माइक्रो मैनेजमेंट है बीजेपी की ये किसी से छुपी हुई नहीं है कि 2014 और 2019 में भी हमने देखा कि जो माइक्रो मैनेजमेंट थी उनकी वो बहुत मजबूत थी जिसका फायदा उनको पिछले इलेक्शंस में मिला है।
तो इसी तरह ही अब आने वाले 2024 के इलेक्शन में भी अब जो माइक्रो मैनेजमेंट है उसको मजबूत किया गया है। अपने कैडर को, अपने जो यहाँ पे वर्कर है बूथ लेवल पे, उसको ये कहा गया है कि आप मेहनत कीजिए, आप लोगों को, क्योंकि जब वोटिंग होती है, जिस दिन वोटिंग होती है, यही बूथ लेवल वर्कर जो है ये वोटर्स को खींच के लाता है बूथ पे और उनको मोटिवेट करता है कि आप हमारी पार्टी के नेता को वोट दीजिए। बिल्कुल सही बात तो कर रहे हैं इसलिए राजन, बूथ आप को जो मजबूत कैडर करना का ये मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। जो किसी भी पार्टी का कैडर अगर मजबूत ना हो तो वो जीत नहीं दर्ज कर पाते हैं किसी भी इलेक्शन में। और यही एक स्ट्रांग पॉइंट रहा है बीजेपी का, अगर देखा जाए 2014 के बाद से ही एक मेन जो स्ट्रांग होल्ड है वो इस वजह से ही है कि जो कार्यकर्ता है वो कनेक्टेड है और वो बहुत स्ट्रांग है। बहरहाल ये मुहिम जो है शुरू कर चुके हैं जनसंवाद की और लोगों से फीडबैक और सजेशंस भी लिए जा रहे हैं। राजन, आपका बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर-ए-आला सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुदरती आफात पर सियासत करने पर साबिक वज़ीर-ए-आला और अपोजिशन लीडर जयराम ठाकुर पर सख्त हमला किया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से ख़ुसूसी रिलीफ पैकेज का मुतालबा करने की हिम्मत नहीं है। कल मंडी में एक जलसे आम से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर सुक्खू ने कहा कि अपोजिशन लीडर को बीजेपी एमएलए के साथ दिल्ली जाना चाहिए था और वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला अमित शाह से आफत से मुतासरा लोगों के लिए खुसूसी इमदाद पैकेज मुतालबा करना चाहिए था, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। इस बीच बीजेपी ने वज़ीर-ए-आला सुक्खू के इल्जामात पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि हिमाचल हुकूमत सैलाब मुतासरीन को मुआवजा देने के लिए मुनासिब इक़दाम नहीं कर रही है। आप लोगों की तो इतनी भी हिम्मत नहीं है जयराम ठाकुर जी कि आप विधायक दल को लेकर जाते और गृह मंत्री से एक अनुरोध करते कि कम से कम कि हिमाचल प्रदेश को स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए। प्रधानमंत्री से अनुरोध करते, ये तो डरते हैं, ये भी नहीं। मैं गया, हमारी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी बैठी है, ये गए, इन्होंने मिलकर बात की, लेकिन ये नहीं गए। और जो पार्लियामेंट से चुनकर गए हैं वो भी नहीं गए। फिर कब जाना है? अगर अभी नहीं जाना फिर जाना कब है? सिर्फ वोटों के समय आपके पास आएंगे। मैंने इनसे कहा राजनीति करने के लिए लोकसभा चुनाव अभी 6 महीने दूर है, हमको काम करने दो। मैं काम करना चाहता हूं, आप मुझे डिस्टर्ब करो, लेकिन ये फिर भी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन विजय डोगरा साहब और साथ ही साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन प्यार सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों से बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं रणवीर। उनसे जानना चाहेंगे, रणवीर, पहले तो बीजेपी हमलावर होती है ये कह के कि जो हिमाचल की सरकार है, सुक्खू की सरकार है, वो नाकाम रहे हैं लोगों को राहत पहुंचाने में, लेकिन उस पर सीएम सुक्खू का बयान आता है, वो जवाबी हमला भी करते हैं ये कह के कि बीजेपी के जो लोग हैं, ओपोजिशन के जो लीडरान हैं, उनमें इतनी हिम्मत नहीं हुई, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो वजीर आजम से रिलीफ पैकेज ले सके। हमारे साथी के पास जरूर जाएंगे, इस पर बात करेंगे, पर सबसे पहले सिंह साहब आपके पास आना चाहूंगी। क्या वजह है कि जो ये इल्जाम सीएम सुक्खू ने लगाया है कि हमारे ओपोजिशन के बीजेपी लीडरान जो है वो हिम्मत नहीं कर पाए कि वजीर आजम से जाके बोले कि हमारे हिमाचल में जो पीड़ित लोग हैं उनको कुछ राहत पहुंचाई जाए? सिंह साहब। सिंह साहब से राब्ता बनाने की कोशिश करेंगे। विजय जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है, बीजेपी लगातार आप पर, कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है, सीएम सुक्खू की हुकूमत पर हमलावर है कि जितना करना चाहिए था, बाढ़ से जो प्रभावित लोग हैं, परिवार है, उनके लिए जो करना चाहिए था कर नहीं रहे हैं, ऐसा क्यों? विजय जी। सबसे पहले तो नमस्कार, और विजयदशमी की मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जम्मू वासियों को बधाई देता हूं कि परमपिता परमेश्वर श्री राम जी के मार्गदर्शन पर चलते हुए इस देश में सौहार्द बना रहे। और ये जो
राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी कर रही है, भगवान इनको भी सद्बुद्धि दे। और मैं ये चाहता हूं कि ये जो विषय है, ये विषय अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बातें मंडी में कही वो कोई गलत नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले ये चिल्लाते रहे कि हम लोग विधानसभा का विशेष सत्र नहीं बुला रहे। जब विशेष सत्र बुला लिया तो उसमें वो बाकआउट पे बाकआउट करते गए। और जो आपदा प्रभावित जो परिवार है, उनके पुनर्वास और पुनरुत्थान के लिए कोई भी एक नीतिगत फैसला ये नहीं ले सके। और जहां तक विशेष पैकेज की बात थी, विशेष पैकेज की बात तो भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी और वो अपने विधायकों के साथ अगर वहां जाते और कहते, क्योंकि ये जो पहले तो डबल इंजन की सरकार करते थे, तब कुछ नहीं इस प्रदेश को मिला। अब कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस ने ये कहा कि जैसे आप और राज्यों को जो एक आपदा राहत कोष, इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करते हैं, आप उस नजरिए के तहत आप हमारे इस प्रदेश को भी करें। लेकिन हिंदुस्तान के वजीर आजम तो, क्योंकि यहाँ डबल इंजन की सरकार नहीं है और यहाँ कांग्रेस की सरकार है, इसलिए वो सब कुछ गवारा नहीं। और आज हालत ऐसी है कि अगर प्रदेश की सरकार और प्रदेश के लोग जिस तरह से यहाँ एक एक पाई इकट्ठी करके मुख्यमंत्री राहत कोष में दे रहे हैं, और समाज का हर वर्ग इसमें मुख्यमंत्री राहत कोष में जो अपना अंशदान दे रहा है, उससे भी हम काम कर रहे हैं, वो भी काम इनको पसंद नहीं है। और ये कहना कि यहाँ हिमाचल प्रदेश में जो आपदा राहत परिवार हैं उनके साथ ठीक नहीं हो रहा, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और सारी कैबिनेट और सारे हमारे संगठन के लोग, हमारे नेतागण जिस तरह से प्रभावित लोगों के बीच रहे, और मुख्यमंत्री ने स्वयं फ्रंट पे खेलते हुए लोगों के साथ तालमेल बिठा के, कितने जो बाहर के पर्यटक थे उनको जब आपदा आई उस समय उनको अपने अपने घरों में सुरक्षित पहुंचाया। लेकिन विजय साहब, ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि जितने भी काम हो रहे हैं उनमें भी घोटाला हो रहा है। वहां पर भी बीजेपी जो बोल रही है करप्शन हो रहा है, जो काम कर भी रहे हैं वो सही से नहीं हो पा रहा है। अब पिछले 5 सालों में क्या हुआ उसकी तो मैं क्योंकि अब बोलना नहीं चाहता। हम लोग क्योंकि इस प्रदेश में आपदा से ग्रसित प्रदेश है, और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के बारे में ये कहना नेता प्रतिपक्ष के संतुलन खो बैठे, ये बातें अच्छी नहीं लगती। और अच्छा होता, बेहतर होता कि प्रदेश के माननीय नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अपने विधायकों के साथ केंद्र सरकार के पास जाते, माननीय वजीर आजम साहब से, गृह मंत्री साहब से, और भी जो कैबिनेट मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे वो बात करते कि इस राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में भी कोई बुराई नहीं। सिंह साहब से ही पूछते हैं कि क्यों जो है नहीं बात की गई। सिंह साहब, ये बताइए कि कांग्रेस कह रही है कि ऐसा क्यों है कि बीजेपी जो हिमाचल के लीडर है वो नहीं हिम्मत कर पा रहे वजीर आजम से जाके बोले कि हमारे यहाँ पर जो हिमाचल में प्रभावित लोग हैं उनकी मदद करें, ऐसा क्यों है? ये मुझे लगता है कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं, और सदन में या प्रदेश में हिमाचल के नेता माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, और माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो भी सहयोग केंद्र से मांगा वो मिला है, वो जग जाहिर है। और निसंदेह इस विषय पर राजनीति होनी नहीं चाहिए, मगर फिर भी जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान और कांग्रेस के बड़े जिम्मेदार लोगों के बयान बार बार आ रहे हैं कि केंद्र सरकार ने किया कुछ नहीं, ये बहुत चिंतनीय है। सर, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी तो ऐसे ही बयान आ रहे हैं कि जो हिमाचल की सरकार है वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो सियासत तो दोनों तरफ हो रही है। आप देखिए, निश्चित तौर पर जवाब तो देना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया, तो हमें तो बताना पड़ेगा कि ये केंद्र सरकार का ही पैसा है जो आगे रेगुलेट हो रहा है। मैं पहले भी कहा है कि ये किसी एसडीएम कोई पैसे को डिस्बर्स करता है किसी आपदा प्रभावित को, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पैसा एसडीएम ने दिया है, उसमें प्रदेश सरकार का, केंद्र सरकार का योगदान होता है, और उसको नकारना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इस तरह से सरकार व्यवहार कर रही है वो गलत है।
सरकार कह रही है, भाई डोगरा जी भी कह रहे थे कि सभी विधायकों को लेकर माननीय सुखविंदर सिंह कैसी बात कर रहे हैं, विधायकों को लेकर क्यों जाएं, वो नेता प्रतिपक्ष हैं और वो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि हमारा जो नेता है वही बात करता है, सब लोगों को जाने की आवश्यकता क्या है। हम संघीय ढांचे में हैं, माननीय जयराम ठाकुर जी ने जहां संभव हुआ वहां बात की है और उसके परिणाम भी आए हैं। माननीय गृह मंत्री जी से भी बात हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी से बात हुई, जिस तरह से त्वरित कार्रवाई करते हुए, चाहे एनडीआरएफ है, चाहे एसडीआरएफ है, चाहे स्टेट को जो पैसा अभी नहीं भी मिलना था वो भी एडवांस में दिया गया, मगर फिर भी ये सरकार कह रही कि कुछ नहीं दिया। ये बहुत गलत बात है। डोगरा साहब, क्या वजह है, क्यों नाराजी, क्या जिस तरह से केंद्र की तरफ से मदद की जा रही है उससे सेटिस्फाई क्यों नहीं है हिमाचल की कांग्रेस सरकार? नहीं, जब किसी को नहीं सेटिस्फाई होना तो उसका कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, वही सवाल हम डोगरा साहब से पूछते हैं कि क्यों है ऐसा। डोगरा साहब, एक बात ये बड़ी पक्की है, अभी प्यार सिंह जी जो बात कर रहे थे, ये संघीय ढांचा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या संघीय ढांचे में जो हमारे हिमाचल का जो व्यय है, जो हमें मिलना है, वो हर प्रदेश को मिलता है आपदा के समय में? ये जब बरसातें आती हैं, बरसातों में भी जो डिजास्टर मैनेजमेंट के माध्यम से पैसा मिलता है वो भी मिलता है। हमारा जो हिस्सा है, हमारा हिस्सा देने के लिए भी अगर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर ये कहें, नेतागण ये कहें कि ये तो केंद्र सरकार बहुत बड़ा एहसान प्रदेश पे कर रही है, तो कौन सा एहसान कर दिया? बहुत सी योजनाएं तो जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से केंद्र उसके ऊपर अंकुश लगाने की बातें कर रहा है, और बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं, कार्य योजनाएं हैं। हाँ, एक कार्य योजना, क्योंकि अब 2024 का चुनाव है तो कुछ पे अभी रोक लगा दी है कि अभी ये बंद नहीं करेंगे। और ठीक कहा प्यार सिंह जी ने, जब एसडीएम कोई पैसा देते हैं तो वो सरकारों का पैसा होता है। लेकिन क्या कोई विशेष पैकेज, इतने लोग 16,000 करोड़ रुपए का आंकलन वो टीमों ने किया, जो टीमें यहाँ आई थी, और उसमें से 12,000 करोड़ रुपया वो है जो देना चाहिए केंद्र सरकार। बाकी प्रदेशों को भी तो देते थे। जब यूपीए की सरकार थी तब तो यूपीए ने कभी भेदभाव नहीं किया कि किस प्रदेश में किसकी सरकार है, उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करनी की नहीं करनी चाहिए। हो सकता है राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के कोई नियम कानून हो, लेकिन उन नियम कानूनों को भी तो बदला जा सकता है, जैसे बाकी के नियम कानून इस हिंदुस्तान को चलाने के लिए बदले जा रहे हैं। तो क्या ये जो संघीय ढांचा है उसमें हिमाचल प्रदेश कोई अलग और अनोखा राज्य है जिसके लिए अलग तरह के मापदंड होंगे, अलग तरह की कोई रणनीति होगी? हाँ, नेता प्रतिपक्ष की बात अभी प्यार सिंह जी ने की, तो नेता प्रतिपक्ष ने जो बात की, उस बात के बाद भी इस प्रदेश को मिला। और मजेदार बात ये होती कि जब प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री देश के वजीर आजम साहब से मिले, गृह मंत्री साहब से मिले, उस समय भी देश के माननीय प्रधानमंत्री ने उनको ये कहा कि कोई बात नहीं, हम मदद करेंगे। लेकिन मदद, प्यार सिंह जी, एक बात ये पक्की है कि हम और आप तो क्योंकि हम प्रवक्ता हैं, हमें पार्टी का पक्ष भी रखना है और अच्छी बात भी करनी है और सच्ची बात भी बोलनी है। और सच्ची बात यह है कि जो हमारे प्रदेश का जो हिस्सा बनता है वो तो हमें मिलना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। वो आज नहीं मिलेगा, 6 महीने बाद मिलेगा। लेकिन राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं कर सकते, उसमें कोई बदलाव लाके कोई विशेष पैकेज तो दिया जा सकता था प्रदेश को। प्यार सिंह जी क्या कहेंगे इस पर, क्या कहेंगे, आपका रिएक्शन चाहिए इस पर? मैं तो इतना सा बताना चाहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि देश की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किसी भी प्रदेश के साथ कोई भेदभाव कर रही है। यह ठीक है कि हिमाचल को हिमाचल का हक मिलेगा, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। कुछ पेपर वर्क होता है या उसमें कोई समय लग रहा है तो कोई कारण होंगे, मगर यह कह देना कि ये जो 330 करोड़ रुपए पिछड़ा मिला है, पिछले 2 वर्षों का जो ऑब्जेक्शन लगा था, तो क्या किसी सरकार ने देना है पिछला किसी का? वो इसी आपदा के लिए मिला है। और अगर अक्टूबर की किस्त जुलाई में दे दी गई तो इसीलिए दी गई कि प्रदेश को जरूरत है। तो यह कह देना कि कोई मदद नहीं हो रही है, मंदिरों का पैसा है, प्रदेश की जनता का पैसा है। 1000 करोड़ रुपए अगर इन्होंने भी घोषणा करी है, जो मनरेगा का पैसा है, तो केंद्र सरकार से आया हुआ, सभी सरकारों का योगदान रहता है और सरकारों को दृढ़ता से इस पे काम करना चाहिए। जहां तक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी हमारे नेता की बात कर रहे हैं, मैं दावे से कह सकता हूं, ठीक है, मुख्यमंत्री
ये प्रयास कर रहे हैं, मगर उनसे ज्यादा अगर प्रवास किया है प्रदेश में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का, तो मैं दावे से कहता हूं कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने, आदरणीय बिंदल जी ने, यहाँ पर ये बात तो जारी पूरे ही रहेगी, क्योंकि सियासत होना भी कोई ऐसी बात नहीं है कि अलग से कुछ हो जाए या चौंकाने वाली चीज हो जाए। चाहे वो हुकूमत हो या फिर ओपोजिशन, दोनों के दावे ही हमेशा रहेंगे कि किसने कितना काम किया है। पर जो जरूरत वक्त की ये है कि मिलकर काम किया जाए, और चाहे फिर स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मिलकर ही काम करे ताकि जो लोग पीड़ित है उन तक राहत पहुंचाई जा सके। विजय डोगरा साहब, प्यार सिंह साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। महासंग्राम 2024 में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब। मैं फूलों में बसा स्वाद हूँ, हर मिलावट से आजाद हूँ, परिश्रम और प्रतिबद्धता हूँ। मैं प्रकृति हूँ, शुद्धता हूँ, मैं बूंद बूंद में दिखने वाली जतन हूँ।